द फेमस कोट बाय रेने डेकार्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मैं सोच सकता हूँ देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मैं प्रेजेंट हूँ। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू द साइकोलॉजी सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, जो व्यूज़ है थिंकिंग के बारे में डिफरेंट लोगों के। Then we will see tools or components of thinking, how thinking is developed, the common misconception of thinking and thought, cognition and thinking, different types of thinking, what is the effect of thinking on mind and body. Then we will see physiological basis of thinking, and lastly its relationship with materia medica and repertory. So let's start. What is thinking? Thinking होती है fundamental cognitive process. In the last school of psychology हमने देखा था, जो कि है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें हम देख रहा था व्हाट वी लर्न अबाउट मेंटल प्रोसेसेस। व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस? जो भी थिंकिंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो सबसे बेसिक प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस क्या होती है? थिंकिंग। क्यों? थिंकिंग के थ्रू ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेक कर सकते हैं। दैट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हम सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। सो दैट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट। हमारे दिमाग में हम क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट। मतलब जो भी हमारे एक्सपीरियंस पास्ट में हुए हैं उसे हम अभी जो हम फील कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उसे हम किससे कंपेयर करते हैं? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। और वही हेल्प करता है हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए भी। तो क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी हो गई जिसमें हम क्या है, कॉन्शियस है, अवेयर है अपने बारे में। जो भी हम थिंक कर रहे हैं उसके लिए हम हमेशा अवेयर होते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट यूज और डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट बाय रॉस, तो उन्होंने क्या बोला? थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या हो गया? वी सी, वी लर्न, अंडरस्टैंड, प्रोसेस। ये क्या हो गया? कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, या फिर मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। आगे हम देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के। गैरेट ने क्या बोला? थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर। बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, एक जो हम देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवर्ट, एक जिसे हम नहीं देख सकते उसे बोलते हैं कोवर्ट। तो गैरेट ने बोला जो कोवर्ट बिहेवियर है, जो हिडन है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो है थिंकिंग। और दैट इज इम्प्लिसिट एंड हिडन इन विच सिम्बल्स आर ऑर्डिनरी यूज। आगे हम देखेंगे व्हाट आर सिम्बल्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। देन वी विल सी जी ने क्या बोला? थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। मतलब हम कॉन्स्टेंटली थिंक करते हैं और अडेप्ट और अंडरस्टैंड करते हैं विद द एनवायरनमेंट थ्रू एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। जो भी हम थिंक कर रहे हैं अभी, हम उससे कंपेयर करते हैं प्रीवियस नॉलेज में और अकोमोडेट करते हैं विद फर्दर जो भी हम नॉलेज गेन करने वाले हैं। नाउ विल सी टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ थिंकिंग। कैसे हम सोचते हैं, किस फॉर्म में सोचते हैं हम? मेंटल इमेजेस। फर्स्ट, व्हाट आर मेंटल इमेजेस? जब भी हम कोई भी चीज़ बोलते हैं किसी से, मान लीजिए मैंने बोला एप्पल, तो हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो गई एप्पल की। या फिर मैंने बोला कोई सीन इमेजिन करें, तो क्या है, जब भी हम सीनरी की बात करते हैं तो एक माउंटेन या फिर बीच का सीन हमें इमेजिन होता है, तो हम सोचते किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अगर यहाँ पर बहुत सारा हम जो है सामान इकट्ठा करके रख दें, तो और हम उसमें से कुछ चीज़ बोलें कि ये हमें ढूंढ के दो, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वही हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में वो सामान रख दें और फिर बोले कि मुझे ये चीज़ ला के दो, तो वो ईजी होगा। ऐसे ही क्या होता है, जब भी हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन फीड होती है तो वो ऑर्गेनाइज वे में होती है, तो क्या होगा कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमने क्या है, दिमाग में क्या बोलते हैं? मेंटल कैटेगरीज दैट ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज लाइक फ्रूट्स। तो हम जब भी फ्रूट्स के बारे में सोचते हैं, मतलब हम जब भी फ्रूट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या फॉर्म होता है? कोई भी फ्रूट की इमेज, जैसे एप्पल हो गया। अब सिमिलर अगर कुछ चीज़ एप्पल से मिलती जुलती होगी तो हमारा दिमाग उसे किस में कैटेगराइज करेगा? फ्रूट्स में। और कंसेप्ट के क्या हो सकते हैं? सब टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हो गया स्वीट फ्रूट्स। जब हम सोचते हैं स्वीट फ्रूट्स के बारे में तो उसमें भी एप्पल आ सकता है। या फिर हम जब सोचते हैं सार या फिर सिट्रस फ्रूट्स के बारे में तो हमारे दिमाग में हो सकता है ऑरेंज की पिक्चर आए। तो ऐसे ही हम दिमाग में क्या है? कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं। देन वी विल सी सिम्बल्स। तो आप जब ट्रैफिक लाइट्स को देखते हैं तो क्या आप उनका कलर
देखते हैं और उसी को समझते हैं, नहीं, हम उनका लिटरल मीनिंग समझते हैं। जैसे कि अगर हम रेड लाइट है तो हम उसको समझेंगे स्टॉप, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को द फॉर्म ऑफ सिंपल्स। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें इज इक्वल्स टू का साइन होता है, प्लस का साइन होता है, तो एक्चुअली वो साइन जो मीनिंग डिनोट करता है हम उससे समझते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में, नंबर, साइंस या सिम्बल्स के फॉर्म में। देन प्रोटोटाइप्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी डॉग के बारे में सोचें या किसी कार के बारे में सोचें, तो फर्स्ट इमेज जो आपके दिमाग में फॉर्म होती है वो प्रोटोटाइप है आपका। क्यों कि हमने जब दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया है तो उसमें क्या है, हमने एक बेसिक चीज़ फीड कर दी है कि अगर ये चीज़ दिखेगी हमें तो वो उस कैटेगरी में डिफाइन होगा। जैसे अगर मैं सोचती हूँ बर्ड और मेरे दिमाग में एक फॉर्म होती है स्पैरो की पिक्चर, तो अगर स्पैरो से मिलती जुलती कोई भी चीज़ होगी तो मैं उसे बर्ड में काउंट करूँगी, तो ये क्या हो गया, एक प्रोटोटाइप हो गया। तो बेस्ट या फिर टिपिकल एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट का वो क्या होता है, प्रोटोटाइप। नाउ लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ टूल ऑफ थिंकिंग, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम चीज़ें समझते हैं। कोई हमसे कुछ बोलता है तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो उसी से हम क्या है समझते हैं। तो क्या है, ये बहुत एफिशिएंट और डेवलप व्हीकल है थिंकिंग के लिए। जब भी एक इंसान सोचता है, मतलब पढ़ता है, लिखता है या फिर सुनता है कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में, तो क्या होता है, उसका माइंड क्या है, स्टिमुलेट होता है टू थिंक। नाउ ब्रेन फंक्शंस। तो एक्चुअल हम थिंक किससे करते हैं, अपने ब्रेन से ना। हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी है टू थिंक। तो ब्रेन क्या हो गया, एक टूल हो गया हमारे लिए थिंक करने का, क्योंकि ब्रेन क्या है, एक सीट है फॉर ऑल मेंटल प्रोसेसेस। नाउ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स। तो बाय बर्थ हमारे अंदर थिंकिंग स्किल्स नहीं होती है, एज वी डेवलप हमारी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। और जब हम 2 years के होते हैं तो हमारी थिंकिंग स्किल्स और एडवांस होने लगती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि रीजनिंग कब डेवलप होती है, अराउंड 6। रीजनिंग क्या है, कोई भी चीज़ क्यों होती है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो वो जो रीजनिंग वाला फैक्टर होता है वो डेवलप होता है एट अराउंड 6। बाय द टाइम 11 चिल्ड्रन थिंकिंग बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। जब हम 11 के हो जाते हैं तो हमारी थिंकिंग कैसी हो जाती है, मोर लॉजिकल हो जाती है। हम चीज़ों को क्या है, लॉजिकल वे में समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वे में। एब्स्ट्रैक्ट वे में कैसा हो गया कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जो देखते हैं वही समझते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, मान लीजिए स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट दिखता तो नहीं है लेकिन हम समझते हैं, कि क्या हो गई, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। मतलब जो चीज़ है नहीं हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। और लॉजिकल थिंकिंग हो गई, हम लॉजिक लगाते हैं अपना, कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग। तो ऐसे ही हमारी क्या है, डेवलप होती है थिंकिंग स्किल एज वी इवॉल्व। इसमें थोड़ा एनवायरनमेंट का भी फैक्टर होता है कि किस माहौल में हम जो है रहते हैं, उससे भी हमारी क्या है, थिंकिंग डेवलप होती है। नाउ कॉमन मिसकंसेप्शन। तो थिंकिंग और थॉट क्या है, थॉट जो है एक पैसिव चीज़ है, हमारे दिमाग में कोई भी थॉट ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन थिंकिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब थॉट को हम बोल सकते हैं थिंकिंग का आउटकम होता है। जैसे अभी कोई भी इंसान बैठा है और उसके दिमाग में थॉट आया कि अरे मुझे तो कल ये काम है, तो ये क्या हो गया, थॉट हो गया। लेकिन अब उसने याद किया कि मुझे ये काम है, ये थॉट हो गया, लेकिन अब उसके आगे आ गया कि मुझे ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, तो ये क्या हो गई, ये एक प्रोसेस हो गई, एक्टिव प्रोसेस, जिसके बारे में हम कॉन्शियस है। तो एंड प्रोडक्ट किसी भी थिंकिंग प्रोसेस का क्या हो गया, थॉट हो गया। थॉट हमें ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत हम थिंक करना है उसके बाद ही आए, कभी कभी रैंडम थॉट भी आते हैं हमारे दिमाग में किसी चीज़ को देख के। सेंसरी एक्सपीरियंस से भी, जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, मान लीजिए मैं यहाँ कहीं खड़ी हूँ और मैंने सामने देखा एक फ्लावर, तो मेरे दिमाग में थॉट आया इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो क्या हो गया, सेंसरी एक्सपीरियंस। और वो क्या, जो भी मेरे दिमाग में थॉट आया उससे रिलेटिव। और थिंकिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस होती है, उसमें हम कॉन्शियस होते हैं हम क्या सोच रहे हैं। कॉग्निशन और थिंकिंग में, कॉग्निशन एक ब्रॉडर टर्म होता है जिसके अंदर थिंकिंग भी आता है, और कॉग्निशन में उसके साथ साथ मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन जैसी चीज़ें भी आती हैं। वाइल थिंकिंग क्या है, एक सबसेट है कॉग्निशन का। लेट्स सी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो भी मतलब थिंक करते हैं हम थ्रू आवर सेंसेस, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, थ्रू आवर सेंसेस जो भी चीज़ हम थिंक कर रहे हैं वो क्या हो गई, वो किसके अंदर आती है, परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग में। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होता है ये, जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं थ्रू सेंसेशन। जैसे कि कुछ चीज़ देख रहे हैं, कुछ चीज़ सुन रहे हैं, कोई टेस्ट हुआ या फिर टच से जो सेंसेशन आती है, और उसकी वजह से जब हम थिंकिंग करते हैं वो आता है परसेप्चुअल या फिर
कॉन्क्रीट थिंकिंग में एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बीइंग ऑब्जर्व्ड, ये रियलिस्टिक बेसिस पे होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सेंस कर रहे हैं तो वो रियल में चीज़ होगी तभी हम उसे सेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्नीचर है और मुझे उसे असेंबल करना है और उसके साथ एक गाइड आई है, तो मैं उसे क्या है उस गाइड के थ्रू असेंबल करूँगी। तो क्या है, हम सेंस कर रहे हैं और असेंबल कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये किसके अंदर आ जाता है, परसेप्शन या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर। सेकेंड इज कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या है, चीज़ें रियल चीज़ पे तो बेस्ड होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अभी वहाँ पर हो। कंसेप्चुअल या फिर परसेप्चुअल थिंकिंग में हम देखा थ्रू आर एक्सपीरियंस हम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ भले ही वो चीज़ ना हो, मतलब वो चीज़ रियल तो है लेकिन अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनके बारे में सोच सकते हो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट दैट आर रियल, लेकिन अभी क्या है, बट विच आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हमें दिखता तो नहीं है लेकिन होता है ना, मतलब रियल में तो प्रेजेंट है, लेकिन वी कांट सी। जस्टिस, वी टॉक अबाउट जस्टिस, न्याय होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है रियल तो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ये जो कंसेप्ट या कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो किस में हेल्प करती है, सॉल्व करने में। पजल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं उनके पीछे एक हिडन मीनिंग्स होती हैं, तो वो हम कैसे सोच सकते हैं, बाय एब्स्ट्रैक्ट मीन्स। कंसेप्चुअल थिंकिंग के बारे में, कोई किसी को कोई प्रोजेक्ट करने को बोल रहा है तो आप वो जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो आता है कि ये ही प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो वो किसके अंदर जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, जब हम हिडन मीनिंग्स जानना चाहते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देन क्रिएटिव थिंकिंग, जब भी हम कोई भी न्यू आइडिया फॉर्म करते हैं हमारे दिमाग में जो यूजुअल से हटके होता है, जो ऑलरेडी आइडियाज़ प्रेजेंट है उससे हटके कोई न्यू आइडियाज़ फॉर्म करते हैं हम, तो किसके अंदर आ जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग में। मतलब एक इंसान की एबिलिटी टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, नॉवल और अनयूजुअल। मार्केट में रोज़ कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, तो जब भी कोई इंसान न्यू प्रोडक्ट रिलीज़ करता है तो उसके लिए कैंपेन करता है कि वो कैसे एडवर्टाइज़ करे अपने। तो जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ लोग लेके आते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे सेल कर सकते हैं, ऐसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं ताकि बेटर सेल्स हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग्स में। और ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिवली थिंक करते हैं, इन्वेंटर्स, ऑब्वियसली बात है वो कुछ नया इन्वेंट करते हैं। साइंटिस्ट जो अपनी न्यू थ्योरीज बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग के। एंड लास्टली इज आर्टिस्ट, इसके अलावा भी और होते हैं। आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो हर बार कुछ न्यू पेंटिंग्स बनाते हैं वो थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग। दैन कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं लेकिन उसे हम नैरो डाउन करते हैं एक सॉल्यूशन पे, सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन पे, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डिफरेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। मतलब बहुत सारी आइडियाज़ एक जगह कन्वर्ज करते हैं जब, तो वो किसके अंदर आ जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो उसका आंसर तो एक ही होता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। मैथ्स क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक होता है, लेकिन आपने देखा होगा लोग अलग अलग वे से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब आंसर तो हमारा एक ही होता है वो। तो वो बोल रहे हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। क्यों, अगर एक कन्वर्जेंट थिंकर है वो सोचेगा, एक मेडिकल स्टूडेंट जो है या तो प्रैक्टिशनर है, मतलब वो कुछ काम कर रहा है, नहीं तो वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट एक और भी कुछ चीज़ों में बेहतर हो सकता है उसके अंदर आर्टिस्टिक फीचर्स भी हो। तो कन्वर्जेंट थिंकर हमेशा ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, मतलब कि उसके लिए अगर मतलब एक ही मतलब हमने यहाँ पर बोला कि मल्टीपल आइडियाज़ को हम सिर्फ एक ही बेस्ट सॉल्यूशन के लिए ढूंढते हैं, तो उसके लिए सब चीज़ें क्या होंगी, ब्लैक एंड वाइट होंगी। मतलब उसने एक ही चीज़ पे वो अड़ा रहता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकर। मतलब लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हम एक ही सॉल्यूशन पे आते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम एक्सपैंड करते हैं आइडियाज़ अपने टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग सिर्फ एक सॉल्यूशन पर फोकस करती है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग फोकस करती है एक्सपैंडिंग आइडियाज़ टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। ये क्या हो गई, फ्री फ्लोइंग नॉन लीनियर प्रोसेस है, क्योंकि हम अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, इसलिए क्या हो गई, ये एक फ्री फ्लोइंग प्रोसेस हो गई। ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरियस यूज्ड फॉर अ कॉमन आइटम लाइक पेपर क्लिप हम मतलब पेपर्स को होल्ड करने में यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर हम 10 लोग हैं और हम उनसे पूछना चाहें कि पेपर क्लिप के और क्या यूजेस हो सकते हैं, तो सब अपने एक एग्जांपल के साथ आएंगे
बताएंगे। तो ये क्या हो गई, एक डाइवर्स थिंकिंग हो गई। एक सिंपल चीज़ जो जिसके लिए यूज़ होती है, हम उसके और भी अलग यूजेस निकाल सकते हैं। हम अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। नाउ कम्स एनालिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के बेटर अंडरस्टैंड करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो किसके अंदर आ जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग में। ऐसे थिंकर्स जो एनालिटिकल थिंकर होते हैं वो बेस्ट क्या होते हैं, किसमें एक्सेल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हर जगह प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक होती है, तो अगर कोई भी एनालिटिकल थिंकर होगा तो वो क्या देखेगा, पहले लिस्ट डाउन करेगा कि प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम, मतलब पॉसिबल रीजंस होते हैं इसकी वजह से, और फिर वो एक ऐसा सोल्यूशन लाएगा जो हेल्प करेगा उसके लिए। तो क्या हो गया, उसने पहले कोई भी चीज़ देखी, फिर उसको डिवाइड किया कि क्या हो सकता है उसके कॉजेज, और उसके बाद उसने सॉल्यूशन निकाला। तो ये क्या हो गई, एनालिटिकल थिंकिंग हो गई। फिर होती है लास्ट एसोसिएटिव या फिर नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग। कभी कभी हम कोई एक चीज़ सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया चल रहा होता है, और फिर उस आइडिया से हम मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट कर लेते हैं। तो वो किसके अंदर आ गया, एसोसिएटिव या फिर नॉन डायरेक्ट। मतलब हम सोच तो अभी किसी एक आइडिया के बारे में रहे थे, लेकिन उससे हमने बहुत सारे आइडियाज़ फॉर्म कर लिए। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमने सामने सैंड देखी, हमारे दिमाग में सैंड का आइडिया आया, फिर हम सैंड देखते देखते हमारे दिमाग में आ गया कि बचपन में मैंने सैंड कैसल बनाया था, और फिर उससे आइडिया आया कि हिडन ट्रेजर्स भी होते थे सैंड के अराउंडिंग, ब्रीच के अराउंड। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो हम मतलब एक आइडिया से बहुत अलग ही आइडियाज पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ थिंकिंग ऑन माइंड एंड बॉडी। थिंकिंग का क्या इफेक्ट होता है माइंड पे। तो माइंड जब जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, अब मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, या फिर थिंक कर रहे हैं किसी अप्रोप्रिएट चीज़ पे, जैसे एजुकेशन हो गया या फिर जो भी हम पढ़ते हैं, तो जब भी हम थिंक करते हैं तो हमारी क्या होती है, कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, ये क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती है। हमारी मेमोरी जो होती है वो इन्हांस होती है। और क्या होता है, लास्टली लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ थिंकिंग ऑन माइंड एंड बॉडी। माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे राइट डायरेक्शन में, आई मीन, तो जितना ज़्यादा हम थिंक करते हैं उससे क्या होती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो फंक्शनिंग होती है वो इन्हांस होती है, हमारी मेमोरी इन्हांस होती है, और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतने बेहतर तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेक करते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग इंक्रीज़ हो गई। अब जब भी हम कुछ चीज़ अच्छा सोचते हैं तो हमारी क्या होता है, बूस्ट होता है मूड, नॉर्मली हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, और हमारी एंजाइटी क्या है, रिड्यूस होती है। वाइल जब भी हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें क्या होता है, मेंटल फटीग होने लगता है, बहुत थकान होने लगती है मेंटली, और डिस्ट्रेस वाली फीलिंग आती है। बॉडी पे क्या हो गया, थिंकिंग क्या करती है, हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जो है इफेक्ट करती है। जैसे हार्ट रेट हो गया, जब भी हम स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, बीपी इंक्रीज़ करता है। और तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या इफेक्ट होते हैं, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, फिर मसल टेंशन हो गई। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो वो क्या कर देगी, हमारे लोअर कर देगी स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल। वाइल अगर हम नेगेटिव थिंक करेंगे तो लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएंगी। और इन्हीं का क्या रिएक्शन होता है, जब ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट रेट, हमारा बीपी इंक्रीज होता है। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ थिंकिंग। तो अगर हम न्यूरली बात करें, न्यूरोसाइंस की बात, तो थिंकिंग क्या है, एक सिंपल चेन्स ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शन है। साइनेप्टिक कनेक्शन क्या, हमारी ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बीच क्या होते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शन। तो यही न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर लिखा है डोपामिन या सेरोटोनिन हो गए। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करता है हमारा मूड प्लस कॉग्निटिव फंक्शंस। ब्रेन रीजन जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में। वो हमारा क्या है, लॉजिकल ब्रेन है। वाइल हिपोकैम्पस जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेमोरी रिलेटेड, जो भी हमारी स्टोर होती है मेमोरी, वो कहाँ होती है, हिपोकैम्पस में फीड होती है। एमिगडाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशंस के लिए। तो हमने ये देखा ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये भी होता है जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ऐसा।
तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये ऐसा नहीं है अलग अलग होती हैं, हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक साथ ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, मतलब साइमल्टेनियसली ये ऑपरेट होती हैं, एंड दैट्स हाउ वी थिंक. सी वॉट रिलेशनशिप विथ मटेरियलिटी. थिंकिंग क्या क्या रिलेशनशिप है, मतलब लास्टली हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसलिए कि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें अपनी होम्योपैथिक रेमेडीज़ को, उनकी मेंटल सिम्टम्स को, और फाइनली एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन सिमिलम के बेसिस पे समझ सके. तो देखते आर्सेनिकम एल्बम हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे एंशियस थॉट्स आते हैं. वो एंशियस थॉट्स किससे रिलेटेड होते हैं, मोस्टली फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ डिजीज़, जो कि होता है कि हम मेरी हेल्थ जो है ख़राब ना हो, ये वाला उससे फियर बहुत होता है. और नीड फॉर ऑर्डर, उससे कैसे थॉट्स आते हैं कि हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, कोई चीज़ कहीं रखी है तो वो वहीं रखी रहनी चाहिए, ऐसे थॉट्स आते हैं उसके अंदर. फिर हो गया कॉफिया क्रूडा. कॉफिया क्रूडा के अंदर क्या होते हैं, ओवर क्राउडिंग थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आना. और ये कब ज़्यादातर होता है, एट द टाइम जब वो सोने जाता है. हम कॉफिया क्रूडा को वैसे भी बोलते हैं, उसमें बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है ब्रेन की. और जब हम जब सोने जा रहे हैं और तब हमारे दिमाग में ओवर क्राउडिंग बहुत सारे थॉट्स आएंगे तो क्या होगा, वो जनरेट करेगा इंसोम्निया, मतलब नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है. फिर इग्नेशिया में क्या होते हैं, ऑब्सेसिव और रिपीटेड थॉट आते हैं, सॉरोफुल वाले, जो कि मतलब इमोशनल पेन वाले, सैडनेस थॉट्स. रिलेशनशिप विथ रिपर्टरी. अगर प्राइमरी रेमेडी हम देखें माइंड के अंदर आ गए थॉट्स और रैपिड सक्सेशन ऑफ थॉट्स में, तो वो आती है कॉफिया क्रूडा. और भी रेमेडीज़ होती हैं लेकिन प्राइमरी रेमेडीज़ देखें तो वो आती है कॉफिया क्रूडा. मतलब हमने देर से पहले भी देख किया, ओवर क्राउडिंग थॉट्स आ रहे हैं तो रिपर्टरी में रुब्रिक है माइंड, थॉट एंड रैपिड सक्सेशन ऑफ थॉट. फिर माइंड, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, ये किसके अंदर हो जाएगा, आर्सेनिक एल्बम के अंदर. माइंड, सैडनेस विथ साइलेंट ग्रीफ. हम हमेशा जब इग्निशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका ग्रीफ क्या होता है, साइलेंट, खुद में ही रखना, ब्रूडिंग वाला कैरेक्टर. तो वो किसके अंदर आता है, इग्निशिया के अंदर. तो माइंड, सैडनेस विथ साइलेंट ग्रीफ ये रूब्रिक है, वो किसके अंदर आएगा, इग्निशिया के अंदर. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में.